आज हम बात करेंगे आशीष गुप्ता की। हमने उनके कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे और कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े। और जो कहानी निकल कर आई है वो मतलब सिर्फ एक रैग्स टू रिच वाली कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सफलता की हर सीढ़ी चढ़ता है और फिर टॉप पर पहुंचकर सवाल करता है, क्या यही सब कुछ है? बिल्कुल, और यही सवाल उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम्म। एक सफल बिजनेसमैन 40 की उम्र में एक सिंगल फादर बनने का फैसला करता है। और एक 13 साल के किशोर लड़के को गोद लेता है। जी, तो आज की हमारी ये बातचीत सिर्फ आशीष की जिंदगी के पड़ावों को गिनने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि सफलता के मायने एक इंसान के लिए कैसे बदलते हैं। हाँ, आईआईटी के सपने से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया की चकाचौंध तक। और फिर वहां से एक बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आशीष का बचपन कैसा था? क्योंकि अक्सर बुनियाद में ही तो भविष्य की कहानी छिपी होती है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय था। पिता की एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान। अच्छा। जी, और ये जानना जरूरी है कि घर में पढ़ाई का कोई खास माहौल नहीं था। हम्म। पिता तो चाहते थे कि बेटा दुकान पर हाथ बटाए। शायद इसीलिए उन्हें बुआ के यहाँ भेज दिया गया था। बिल्कुल, ताकि केंद्रीय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वो पढ़ाई में काफी कमजोर थे। कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर शायद कुछ कर दिखाने की आग थी। हाँ, थी तो। तभी तो 10वीं में 80% और 12वीं में 76% ले आए। जी और ये कोई मामूली बात नहीं है। खासकर मैथ्स में 92% और फिजिक्स में 87%। हम्म। यहाँ से साफ दिखता है कि उनका सपना आईआईटी जाने का था, जी, जो उस दौर के हर होनहार स्टूडेंट का सपना होता था। और यही कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ। कानपुर में एक सहे की जीतोड़ मेहनत के बाद भी उनका सिलेक्शन किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ। ओहो। और परिवार की आर्थिक हालत ऐसी थी नहीं कि किसी प्राइवेट कॉलेज की लाखों की फीस भर सके। सोचिए उस लड़के पर क्या बीती होगी जिसने मैथ्स में 92% स्कोर किया हो और फिर भी उसका सपना टूट जाए। तो उन्हें मजबूरन बीएससी में दाखिला लेना पड़ा। और यहीं से पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, शुरुआत में 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 250 रुपए महीना मिलता था। सिर्फ 250 रुपए? जी, और ये संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये पारिवारिक भी था। हाँ, वो पिता वाली बात। वो काफी नाराज रहते थे कि आशीष दुकान पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, और वो एक घटना का जिक्र है, टूथपेस्ट वाली। हाँ हाँ, जब उन्होंने दुकान से एक टूथपेस्ट लिया तो उनके पिता ने उन्हें बहुत सुनाया। और इस बात से वो इतना आहत हुए कि उन्होंने घर छोड़ दिया, अपने दादाजी के एक पुराने टूटे-फूटे मकान में रहने चले गए। और इस सब का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा। जहां स्कूल में उनके मैथ्स में 92% नंबर आए थे, वहीं बीएससी के पहले साल में वो मैथ्स में फेल हो गए। क्या? फेल हो गए। हाँ। फेल हो गए क्योंकि उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या था? बीएससी में भविष्य दिख नहीं रहा था, घर पर तनाव था। तो उन्होंने लखनऊ जाने का फैसला किया। जी, वहां उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के बेहतर पैसे मिलने लगे, करीब 5,000 रुपए महीना। लेकिन ये पैसे आसानी से नहीं आते थे। बिल्कुल नहीं। उनके रूटीन का जिक्र है स्रोतों में, जो सुनने में ही थका देता है। हाँ, दोपहर 2:30 बजे निकलते थे और आधी रात 12 बजे लौटते थे। और फिर खाना बनाते और सोते नहीं थे, क्योंकि सुबह 5:30 बजे फिर एक ट्यूशन होती थी। ये तो पागलपन है। कोई ऐसे कैसे जी सकता है? ये पागलपन नहीं, ये भूख थी, कुछ बनने की, अपनी पहचान बनाने की।
और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जब मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। ये 2 महीने बहुत मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने आशीष का आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। उन्हें समझ आ गया कि वो मेहनत कर सकते हैं और अपने दम पर टिक सकते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में असली बदलाव आया बीएससी के एग्जाम के ठीक बाद। उन्होंने अखबार में एक फार्मा कंपनी का विज्ञापन देखा। हाँ, पैसे की तंगी की वजह से टीचिंग छोड़कर मार्केटिंग में चले गए, ये तो समझ आता है जी। लेकिन देखते ही देखते एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन जाना, घर, गाड़ी, ये छलांग बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। और वजह वही थी, भूख। अच्छा, जो भूख उन्हें आईआईटी नहीं ले जा सकी, वो अब कॉर्पोरेट जगत में काम आई। तो मतलब पुणे में 16 दिन की ट्रेनिंग, दिल्ली में 11,000 रुपए की पहली नौकरी, फिर चंडीगढ़ और आखिर में लखनऊ में एक बड़ी एमएनसी में मैनेजर। उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो एक मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है। हाँ, लखनऊ में 4 मंजिला घर, गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस। जी। उन्होंने वो पहाड़ चढ़ लिया था जिसे वो बचपन से देख रहे थे। तो यहां तक की कहानी तो फिर भी समझ आती है। मेहनत की, पैसा कमाया और फिर एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया वो शायद ही कोई सोच सकता है। सही बात है। एक सिंगल आदमी अपनी 40s में एक किशोर लड़के को गोद लेने का फैसला करता है। ये कहां से आया? यह समझने के लिए हमें उनकी मानसिकता के बदलाव को समझना होगा। अच्छा। जब उनकी सारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, तो उन्हें एक तरह से खालीपन महसूस होने लगा। स्रोतों में वो कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का आइडिया बकवास और पॉइंटलेस लगने लगा। ये एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो कई सफल लोगों में देखने को मिलता है। बिल्कुल। जब तक इंसान बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता है, पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। सही। लेकिन एक बार जब वो पहाड़ चढ़ लिया, तो ऊपर पहुंचकर एहसास होता है कि यहाँ से आगे कहाँ जाना है। और यही वो मोड़ है जहां सक्सेस की परिभाषा सर्वाइवल से हटकर पर्पस पर चली जाती है। और शायद उनकी निजी जिंदगी के अनुभवों ने भी इसमें एक बड़ा रोल निभाया होगा। हाँ, उनका तलाक हो चुका था, वो अकेले थे। जी। इस दौर में उन्होंने मानव व्यवहार और रिश्तों को समझना शुरू किया। 2018 में अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी digitallyssuccess.com शुरू की, लेकिन साथ ही वो एक रिलेशनशिप कोच भी बन गए। तो अब उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते थे। वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक गाइड बनना चाहते थे। और इसी सोच का अगला सबसे बड़ा कदम था एक बच्चे को गोद लेना। हाँ, तो ये फैसला अचानक नहीं था। नहीं, ये उनकी सोच में आए एक गहरे बदलाव का नतीजा था। जी। लेकिन एक किशोर लड़के को ही क्यों? आमतौर पर लोग छोटे बच्चे गोद लेना चाहते हैं। वो बताते हैं कि उनके मन में हमेशा से वंचित बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि उन्हें खुद कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा। उन्होंने 2025 में कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए अप्लाई किया। और वहां उन्हें पता चला कि छोटे बच्चों के लिए 5 साल तक की वेटिंग लिस्ट है। जी, लेकिन इमीडिएट प्लेसमेंट कैटेगरी में बड़े बच्चे उपलब्ध थे। तो उन्होंने 13 साल के आरव को चुना। हाँ, जिसका पुराना नाम सोनू कुमार था, जो झारखंड के एक चाइल्ड होम में था। ये एक बहुत सोचा समझा और प्रैक्टिकल फैसला था। वो किसी की जिंदगी बदलना चाहते थे और यहाँ उन्हें वो मौका दिख रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जितना आसान नहीं रहा होगा। एक 13 साल का बच्चा जो बीमार है, जिसे आप जानते नहीं, उसके साथ एक रिश्ता बनाना। हाँ, स्रोतों में शुरुआती दौर की चुनौतियों के बारे में और क्या बताया गया है? चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। जब वो आरव से पहली बार मिले तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे टीबी थी, वजन सिर्फ 27 किलो था और पैर में इन्फेक्शन की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो बस दिन भर लेटा रहता था। ये तो आशीष के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ, उन्हें एक बच्चा नहीं बल्कि एक मरीज मिला था जिसकी उन्हें देखभाल करनी थी। शुरुआती 3 महीने तो बहुत ही मुश्किल रहे होंगे। बहुत मुश्किल। एक तरफ एक बीमार बच्चा, दूसरी तरफ एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश, जिसमें बच्चे का अपना अतीत और अपने डर भी शामिल होंगे। बिल्कुल, वो 3 महीने एक परीक्षा की तरह थे। आरव का इलाज करवाना, उसे खिलाना पिलाना और सबसे बढ़कर उसका भरोसा जीतना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, वो कहते हैं कि 3 महीने की देखभाल के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अच्छा।
आज वो स्वस्थ है, स्कूल जाता है, साइकिल चलाना सीख रहा है और घर के कामों में मदद भी करता है। वाह। ये सिर्फ एक बच्चे का शारीरिक सुधार नहीं है, ये एक मुरझाए हुए पौधे के फिर से खिलने जैसी कहानी है। ये सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आशीष का मकसद सिर्फ अपना अकेलापन दूर करना नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य बहुत साफ है। क्या? वो आरव को वो सारे अवसर देना चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिले। एक अच्छा स्कूल, एक सपोर्टिव घर और अच्छे संस्कार। वो कहते हैं कि उनकी असली सफलता ये होगी कि आरव एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बने। तो उनकी नजर में अब सफलता करोड़ों की संपत्ति बनाने में नहीं है। नहीं, अब एक अच्छी नस्ल तैयार करने में है। वो जो विरासत छोड़ना चाहते हैं वो पैसों की नहीं बल्कि संस्कारों की है। तो आशीष गुप्ता की कहानी हमें दिखाती है कि सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और इस सफर में मंजिलें बदलती रहती हैं। हाँ, जो सफलता पहले आईआईटी में दिखती थी वो कॉर्पोरेट जगत में मिली, और फिर उसका रूप बदलकर मानसिक शांति और सामाजिक योगदान में ढल गया। ये एक सीधी रेखा नहीं है। नहीं, ये एक स्पाइरल की तरह है जहां आप बार बार सफलता के सवाल पर वापस आते हैं और हर बार उसका एक नया और गहरा मतलब खोजते हैं। बहुत खूब कहा। और उनकी कहानी हम सबके सामने एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब जिंदगी में किसी न किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, ज्यादा पैसा। सही बात है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद क्या होगा? जब वो लक्ष्य पूरे हो जाएंगे जिन्हें पाने के लिए हम आज भाग रहे हैं, तो जिंदगी का मकसद क्या रह जाएगा? शायद सफलता का असली मतलब सिर्फ कुछ हासिल कर लेना नहीं, बल्कि हासिल करने के बाद उस सफलता का क्या करना है ये तय कर पाना है। ये कैसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। आज हमारे पास आशीष गुप्ता की भेजी हुई एक राइटिंग है। ये उनकी पर्सनल कहानी है कि कैसे उन्होंने मुश्किलों से निकलकर सफलता पाई, और साथ ही ये मानसिकता और सोशल जस्टिस पर उनके विचारों को भी सामने रखती है। हाँ, और इसमें एक बहुत पावरफुल कहानी की शुरुआत है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधे उन बातों पर आते हैं जो इसे और असरदार बना सकती हैं। बिल्कुल। तो जो सबसे पहली और बड़ी चीज मुझे महसूस हुई वो ये है कि इस पीस में असल में दो अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। अच्छा? हाँ, एक तरफ उनकी अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी है, गरीबी से उठकर कॉर्पोरेट दुनिया में जगह बनाना, और दूसरी तरफ जस्टिस सिस्टम, पेरेंटिंग, इन सब पर उनकी एक बहुत गहरी कमेंट्री है। और दिक्कत यह है कि ये दोनों कहानियां जुड़ती नहीं है। हाँ, वही, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो मिसिंग है। एकदम सही पकड़ा। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम एक मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे थे और अचानक चैनल बदल गया। हाँ। लेखक हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ कॉन्फिडेंस के दम पर कॉर्पोरेट जॉब हासिल की। 5 स्टार होटल, फ्लाइट्स, ये सब बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन फिर जब वो अचानक न्याय व्यवस्था की खामियों पर बात करने लगते हैं तो पाठक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक मिनट, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? सही बात है। और उस कनेक्शन के बिना उनके जो सामाजिक विचार हैं वो थोड़े हवा में तैरते हुए लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये विचार उनके अपने अनुभवों से निकले हैं, वो सिर्फ एक राय बनकर रह जाते हैं, एक डीप इंसाइट नहीं बन पाते। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस खाई को कैसे भरा जाए? इसका जवाब है एक सुनहरा धागा बुनने में। आपको एक सेंट्रल थीम, एक मुख्य विचार चुनना होगा जो आपकी पर्सनल कहानी को आपके सोशल एनालिसिस से जोड़े। अपनी कहानी को सिर्फ ये बताने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए कि क्या हुआ, बल्कि ये दिखाने के लिए कि उन घटनाओं की वजह से आप दुनिया को एक खास नजरिए से क्यों देखने लगे। मुझे ये सुनहरा धागा वाला आइडिया पसंद आया। तो आपके हिसाब से वो धागा क्या हो सकता है? 2 बहुत मजबूत धागे तो मुझे अभी दिख रहे हैं। पहला है संघर्ष। संघर्ष, ठीक है। आप सिर्फ ये मत बताइए कि आपने संघर्ष किया और समाज में भी संघर्ष है। इन दोनों को एक ही कहानी का हिस्सा बनाइए। दिखाइए कि कैसे आपका अपना आर्थिक और एजुकेशनल स्ट्रगल आपको समाज के बड़े स्ट्रक्चरल स्ट्रगल्स को समझने पर मजबूर करता है। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब लेखक इसे अपनी राइटिंग में कैसे उतार सकते हैं? जरूर। जैसे एक ट्रांजिशन कुछ ऐसा हो सकता है, जब पैसों की कमी की वजह से मेरा इंजीनियर बनने का सपना टूट रहा था, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत काफ़ी नहीं होती। आपका भविष्य उन सिस्टम्स पर भी निर्भर करता है जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। वाओ, ये बहुत पावरफुल है। इस एक लाइन ने पर्सनल दुख को एक सोशल रियलाइजेशन से जोड़ दिया।
इसके बाद आप कह सकते हैं कॉरपोरेट दुनिया में आगे बढ़ने की मेरी अपनी लड़ाई असल में उस बड़ी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा थी जो लाखों लोग हर रोज एक अनफेयर सिस्टम से लड़ रहे हैं। इससे उनके तर्कों को एक भावनात्मक वजन मिलता है, एक अधिकार मिलता है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहीं पढ़ा है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ये जिया है। और आपने जो दूसरा धागा कहा था, मानसिकता, वो कैसे काम कर सकता है? हाँ, मानसिकता में बदलाव का थीम आपके लेख में पहले से ही है, बस उसे और धार देने की जरूरत है। अपनी कॉर्पोरेट सफलता को एक केस स्टडी की तरह पेश कीजिए। अच्छा, कि कैसे एक इंसान की सोच बदलने से नतीजे बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। आपने बताया कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल से आपको नौकरी मिली। ये क्या था? ये एक माइंडसेट शिफ्ट ही तो था। अब इसी प्रिंसिपल को समाज पर लागू कीजिए। हाँ, आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट जगत में मैंने सीखा कि सफलता सिर्फ बाहरी हालातों पर नहीं, आपकी अपनी सोच पर टिकी होती है। और यहीं से मेरे अंदर यह विश्वास जागा कि अगर एक अकेला इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या हम सब मिलकर अपनी सामूहिक सोच बदलकर अपने समाज को नहीं बदल सकते? तो इस तरह आपकी पर्सनल सक्सेस आपके सोशल फिलॉसफी का एक जीता जागता सबूत बन जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार ये पुल बन गया तो फिर हमें ये देखना होगा कि वो कमेंट्री खुद भी ठोस हो। और यहीं पर मुझे दूसरी चुनौती नजर आई। लेख में कुछ बहुत बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन उनके पीछे कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये एक बहुत अब आम पियाजे है। जब हम किसी विषय को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं तो हम अपनी राय को तथ्य की तरह पेश करने लगते हैं। जैसे वो बयान की लगभग 90% मामलों में महिला की संलिप्तता होती है और हमारी न्याय व्यवस्था बहुत पक्षपातपूर्ण और गलत है। ये बहुत बड़े बयान है। हाँ, और वो 90% वाला आंकड़ा तो बहुत स्पेसिफिक है। जब कोई पाठक ऐसा कुछ पढ़ता है तो उसका दिमाग तुरंत सबूत मांगता है। बिना किसी सोर्स के ये लेखक की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर देता है। सही बात है। और इसका समाधान है बताओ मत दिखाओ वाले सिद्धांत में। पाठक को सिर्फ अपना कंक्लूजन मत दीजिए, उन्हें उस कंक्लूजन तक पहुंचने की